Hello students, this is the sixth lecture on gravitation. Before this lecture, we completed all the theory part of gravitation, including numericals. Okay, so in last lecture we completed a doubts and difficulty session up to यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. ओके, तो इसके बाद का जो सेक्शन है जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद फ्री फॉल, तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल का डाउट डिफिकल्टी सेक्शन है वो आज मैं आपका लेने वाला हूँ. और इसके बाद फिर हमारा टोटल टॉपिक ख़त्म हो जाएगा जिसका नाम था ग्रेविटेशन. ओके, तो ये सब टेबल ऑफ कंटेंट मैंने पूरे टॉपिक में आप कवर किया था अलग अलग लेक्चर्स में. पहला बीट था ग्रेविटेशन फोर्स. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स. उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको पढ़ाया था. उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स विच डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द center of circle is called centripetal force. After this, next bit is circular motion. The motion of a object along the circumference of circle is called circular motion. When planet revolve around the sun, at that time necessary centripetal force is provided by gravitation force of attraction between sun and that planet. Always remember this point. उसके बाद केपलर्स लॉस पढ़ाए थे मैंने आपको. 3 केपलर्स के लॉस थे, केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जिसका रिवीजन लास्ट लेक्चर मैंने आपका लिया था. और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका भी रिवीजन मैंने लास्ट लेक्चर आपका लिया है. तो अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा. जो भी सीक्वेंस के साथ 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेक्चर्स मैंने पूरे अपलोड किए इस टॉपिक के, सभी सीक्वेंस के साथ देखिएगा. बीच से अगर स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको उस टॉपिक में दिक्कत आएगा. 6 के 6 वीडियोज़ देखिएगा, इसके बाहर ये टॉपिक कुछ भी नहीं है. ओके, इतना करोगे तो आप जस्ट मोर देन इनफ है. उसके बाद नेक्स्ट बीट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जैसे आपको पता होगा कोई भी फोर्स एक्सेलरेशन को जनरेट करता है, तो लाइक दैट ग्रेविटेशन फोर्स भी एक एक्सेलरेशन को जनरेट करता है. और उस एक्सेलरेशन का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. इसका वैल्यू अर्थ सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं, मतलब आसमान में चले जाते हैं, तो एट दैट टाइम ग्रेविटी का वैल्यू कम होगा. और ज़मीन के अंदर चले जाते हैं हम, जैसे गहरे कुएं में अगर हम चले जाएं, तो एट दैट टाइम ऑल्सो जी का वैल्यू कम ही होगा. ओके, तो वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके 3 वेरिएशंस मैंने आपको पढ़ाए थे, तो वो ज़रूर देखिएगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बीट. उसके बाद फ्री फॉल मैंने आपको पढ़ाया था. जैसे आपको पता होगा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम h हाइट से ड्रॉप कर दें, तो एट दैट टाइम वो ऑब्जेक्ट नीचे आते वक्त उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है. और जैसे किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होता है तो एट दैट टाइम वहाँ पर एक्सेलरेशन क्रिएट होता है. लेकिन फ्री फॉल का जो मोशन है वो किस फोर्स की वजह से होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली. दैट्स वाई जो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो भी अर्थ के ग्रेविटी की वजह से क्रिएट होने वाला है. इस कारण उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं. ओके, और जिस मोशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ऐसे मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं. तो इसके ऊपर मैंने फॉर्मूलेज भी आपको बताए थे. आफ्टर दैट मैंने आपको एस्केप वेलोसिटी पढ़ाया था. द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. ओके, और उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया था. तो इतना भी किया तो टॉपिक का थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा. याद रखना, आपको कोई भी डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, इनमें से कुछ लॉस पूछे जा सकते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ और केपलर्स लॉ. इन दोनों में से एक लॉ डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है. उसके बाद फ्री फॉल पर ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे. उसके बाद जो डेरिवेशन पढ़ाया था मैंने आपको पता है, केपलर्स थर्ड लॉ से हमने डेरिवेशन किया था, और इनवर्स स्क्वायर लॉ तक वो डेरिवेशन मैंने आपका ख़त्म किया था. मतलब साइंटिस्ट केपलर के थर्ड लॉ को स्टडी करके साइंटिस्ट न्यूटन कैसे अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ तक आ गया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था उस डेरिवेशन में. वो डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इस टॉपिक के एक्सरसाइज के बारे में बात करें हम, तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस देखते हैं. जो पढ़ा है मैंने पार्ट वो स्किप करते हैं, और जो नहीं पढ़ा है उसे मैं ज़रूर यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ. जैसे देखो, अभी मैच द पेयर पहला क्वेश्चन, मास का ऐसा यूनिट केजी आएगा. और मास मतलब क्या होता है, याद रखना, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया. ऑलवेज रिमेंबर, मास हमेशा इनर्शिया का मेजर होता है. ओके, जितना ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है उतना ही उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है. उसके बाद वेट, वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन. ओके, इस कारण वेट का पेयर आएगा न्यूटन के साथ. और वेट एक ऐसा क्वांटिटी है जो डिपेंड्स होगा, ठीक है, हाइट पर. तो इस कारण इसका मैच द पेयर होगा वेट न्यूटन और डिपेंड्स ऑन
हाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका ऐसे यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा, 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये होगा इसका सही ऑप्शन। और लास्ट आएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसका वैल्यू रहेगा सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में आप कहीं पर भी जाओ इसका वैल्यू सेम रहेगा। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट का वेट अगर हम सेंटर पर जाते हैं तो एट दैट टाइम अर्थ के 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि वेट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एट द सेंटर पर जाने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है, क्योंकि अर्थ के सेंटर पर अर्थ का मास कुछ भी नहीं होता है उस पॉइंट पर। इस कारण वहाँ पर अर्थ का मास भी 0 होता है, और कोई भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस ले लेते हैं हम अर्थ के सेंटर से तो वो 0 ही हो जाता है। ओके, इस कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पर जाने के बाद 0 होता है। ऐसा आपको एक क्वेश्चन भी आगे दिया है, वहाँ पर मैं ज़रूर बताऊँगा उस बीट को। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन के जवाब देना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो ये पूरा का पूरा डिफरेंस मैंने एज इट इज़ आपको लिख कर दिया था। लेक्चर देखिएगा पुराना, आपको उसमें ज़रूर दिखेगा इसके बीच का डिफरेंस। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, विल द मास एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मार्स, व्हाई, तो रीज़न बताना है। मतलब अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट का मास और वेट जो है, क्या वही वेट और मास उसका मार्स पर रहेगा, ये हमें बताना है। तो उनको आपको इसका आंसर कैसे देना है, देखो आप, वेट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी बट मास इज़ अ फिक्स क्वांटिटी। तो आप मास अर्थ पर मेजर करो, मार्स पर मेजर करो, कहीं पर भी करो सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब देना है, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, दैट्स व्हाई मास ऑन मार्स एंड मास ऑन अर्थ इज सेम, बट weight is a variable quantity, it depends on acceleration due to gravity. Okay, so acceleration due to gravity of Mars and Earth are different, that's why weight of that object on Earth and Mars are different. तो ये होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। उसके बाद डेफिनेशन बताना है, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी मैंने आपको ये चारों के चारों डेफिनेशन रिवाइज किए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक, राइट द 3 लॉज गिवन बाय द केपलर and how did they help Newton to arrive at inverse square law. ओके, तो केपलर्स के तीनों लॉज मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है, और तीनों लॉ का स्टेटमेंट भी आपको लर्न हो ही गया होगा। अप टू लास्ट लेक्चर मैंने हर एक लेक्चर में उसका रिवीजन लिया है। ओके, और वो जो डेरिवेशन था जो मैं आज बोल रहा था आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। हाउ डिड केपलर्स लॉ हेल्प न्यूटन टू अराइव एट इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये ट्रांजिशन डेरिवेशन है बिटवीन केपलर्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ। तो ये डेरिवेशन ज़रूर देखिएगा, पिछले वीडियोज़ में मैंने इसका आंसर दिया आपको। इसके बाद नेक्स्ट है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन हम आगे के स्लाइड में लेने वाले, तो इसे मैं स्किप करता हूँ, इसका आंसर मैं ज़रूर आज के लेक्चर में देने वाला हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, इफ़ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स वैल्यू it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor, why। तो देखो अब जी का वैल्यू अगर ट्वाइस हुआ तो वेट का वैल्यू भी ट्वाइस होने वाला है, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तो उसके वेट को हमें खींचना पड़ता है, इस कारण अगर ग्रेविटी डबल हो जाए स्मॉल जी का वैल्यू तो डेफिनेटली वेट डबल होने वाला है, और कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम खींचते हैं तो उससे दुगना फोर्स हमें लगने वाला है। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि वेट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 3 जिसका रेफरेंस मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में दिया था, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो बताना एट द सेंटर ऑफ अर्थ मास एज वेल एज डिस्टेंस 0 हो जाता है। ओके, जैसे आपको पता होगा स्मॉल जी का जो फॉर्मूला है वो कैपिटल जी इंटू एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर है। कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। कैपिटल एम मतलब मास होता है, लेकिन वो इफेक्टिव मास होता है, ठीक है। जैसे अगर हम अर्थ सरफेस पर खड़े हैं तो पूरा अर्थ का मास हमारे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के अंदर चले जाते हैं एट द टाइम जो इफेक्टिव मास होता है जो कंट्रीब्यूट करता है ग्रेविटेशन फोर्स को, वो डिक्रीज होने लगता है। इस कारण एट द सेंटर मास 0 ही हो जाएगा जो कंट्रीब्यूट करेगा ग्रेविटेशन फोर्स को, इस कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब मैंने कल के लेक्चर में दिया था। ओके, याद आ रहा है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 8 टाइम्स टी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आएगा अगर हम प्लैनेट का रेडियस 2r लेते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब मैंने लास्ट लेक्चर ही दिया था, ठीक है। अब ये जो भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल इसमें से ये एफ और जी न्यूमेरिकल मैंने कल के लेक्चर में लिया है, याद आ रहा है आपको, ठीक है। और बाकी के सब न्यूमेरिकल 1, 2,
3, 4 और 5, ठीक है। ये सब के सब न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में हम देखने वाले, इंक्लूडिंग दिस न्यूमेरिकल डी पार्ट, ठीक है। तो ये वाले 5 न्यूमेरिकल और ये वाला छठा न्यूमेरिकल, तो ये पूरे के पूरे हम आज के लेक्चर में देखने वाले। तो एक एक करके देखिएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने आपसे सॉल्व करवा के लिया है। इसके आगे टॉपिक में कुछ भी नहीं है। हमारे बोर्ड के एग्जाम में 99% क्वेश्चंस एक्सरसाइज के होते हैं या फिर सॉल्व एग्जाम्पल में से होते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आप जल्दी से कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन करने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत इजी लग रहा है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ करना है इस टॉपिक में, तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिएगा। मैं आपको और कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का टास्क असाइन करता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो, ओके। अदरवाइज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतना करोगे तो भी मोर देन इनफ है फॉर द स्टेट बोर्ड लेवल, ओके। हमारा जो स्टेट बोर्ड का 10वीं का फाइनल एग्ज़ाम आएगा, उसके हिसाब से इतना किया तो बहुत कुछ है, ओके। तो नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं, जिसका नाम है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के 3 इक्वेशन है। v इज इक्वल टू जी टी, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ओके। तो अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर छोड़ा जाए, तो एट द टाइम v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तीनों इक्वेशन यूज़ करना। लेकिन इसमें एक चेंज करना, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एक का वैल्यू माइनस जी लेना, ओके। और अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो एक का वैल्यू प्लस जी लेना, तो ये करना मत भूलिए। तो इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन द प्लानट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लानट। तो टाइम वो 5 सेकेंड ले रहा है नीचे गिरते वक्त, ओके। और हाइट कितना है उसका, 5 मीटर है। तो फॉर द फ्री फॉल, तो अब ये फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट, उन्होंने क्लियरली बताया कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर से फॉल हो रहा है। तो इस कारण यहाँ पर हम फ्री फॉल का इक्वेशन यूज़ करने वाले इन टर्म्स ऑफ एच। तो वो आएगा एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा एच। हमें यहाँ पर जी का वैल्यू निकालना है, तो जी के टर्म में ये फॉर्मूला रीअरेंज हो जाएगा 2h/t स्क्वायर। तो जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दिए, एच का वैल्यू 5, टी का वैल्यू भी 5, तो 5 स्क्वायर और ये 5 कट हो गया, आंसर बचेगा 2/5, दैट इज 0.4। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस कारण उसका ऐसे यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं अब। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर, what was its initial velocity, u निकालना है, and how long will it take to come back to the earth surface। तो वो कितनी देर हवा में रहेगा वो निकालना है। और यहाँ पर g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो g का वैल्यू 9.8 लेते हैं हम, ओके। अगर उन्होंने दिया नहीं तो, अगर वो बताते कि g का वैल्यू 10 नहीं लेना है तो हमेशा 10 ही लो, ओके। अगर उन्होंने मेंशन किया तो आप 10 ले सकते हो, लेकिन उन्होंने नहीं मेंशन किया तो ऑलवेज आपको कितना लेना है, 9.8 याद रखना इसे, वरना आपको हाफ मार्क जा सकता है। तो गिवन डेटा कलेक्ट करते हैं। हाइट 500 मीटर, यू का वैल्यू निकालना है, कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल कितनी देर वो हवा में, वो टाइम हमें निकालना है। और जी का वैल्यू आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो दिया था। अब कंसिडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट हम ग्राउंड से हाइट एच पर जा रहा है, तो एट द टाइम हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। जैसे देखो आपको पता होगा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर भेजते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे उसका वेलोसिटी कम होता है और हाईएस्ट पॉइंट पर वो रुक जाता है और उसके बाद फिर से वो वापस आता है नीचे, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो हम सिर्फ नीचे से ऊपर जाने का केस ही कंसिडर कर रहे हैं। अब थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं इस केस में। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यू रहेगा जो निकालना था, ऊपर जा रहा है इस वजह से जी का वैल्यू माइनस लिया, माइनस जी, और जिसका वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर दिया। टू एज इट इज़ फॉर्मूले का जी का वैल्यू -10 और एच का वैल्यू 500। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये माइनस टर्म उधर जाके प्लस होगा और इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 10,000। तो यू स्क्वायर का वैल्यू 10,000 है, तो यू का वैल्यू क्या होगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो उस ऑब्जेक्ट को कितने इनिशियल स्पीड से हमने छोड़ा होगा, डेफिनेटली 100 मीटर पर सेकेंड। अब फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो इस हिसाब से ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाने का टाइम हमें मिल जाएगा, ओके, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करने से। तो देखो अब एट द अब हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 होगा, यू का वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड जो निकाला था, जी का वैल्यू 10 और टाइम ऑफ एसेंड, नीचे से ऊपर जाने के टाइम को टाइम ऑफ एसेंड कहा जाता है और वो टी ए से डिनोट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 10 इंटू टी ए इज इक्वल टू 100 और बाद में टी ए का वैल्यू हमें मिलेगा 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये सिर्फ टाइम नीचे से ऊपर जाने का है, लेकिन उन्होंने कौन सा टाइम पूछा है हमें, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने का टाइम। तो डेफिनेटली वो टाइम दुगना होगा इस टाइम से। तो टाइम ऑफ एसेंड को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा हमें,
तो आंसर आ जाएगा 20 सेकेंड। क्वेश्चन में हमेशा याद रखना आपको क्या पूछा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नीचे से ऊपर जाने का टाइम पूछा तो टाइम ऑफ असेंट, ऊपर से नीचे आने का पूछा तो टाइम ऑफ डिसेंट, और वो टोटल कितनी देर हवा में, ऐसा अगर पूछते हैं तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जिसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं हम। तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने का जो टाइम होता है वो सेम होता है, याद रखना। इसका डेरिवेशन भी आगे करने वाले, ठीक है। अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। तो बॉल फॉल कर रहा है और उसका टाइम ऑफ एसेंट दिया है 1 सेकेंड, ठीक है। तो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करना है, तो वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड और हाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ एसेंट 1 सेकेंड, जी का वैल्यू 10, वी और एच का वैल्यू निकालना है। तो एच इज इक्वल टू आएगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी का वैल्यू 10, टाइम ऑफ एसेंट 1 है, इस कारण 1 स्क्वायर, तो आंसर आ गया 5 मीटर। ओके, लाइक दैट। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना है वो ग्राउंड पर रीच करने के बाद, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल जी इंटू टी, 10 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। द मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, weight of an object on the earth are 5 kg and 49 newton respectively. What will be their values on moon? Okay, assume that acceleration due to gravity on moon is 1/6 that of the earth. ये डेटा दिया तो भी चलता है, नहीं दिया तो भी याद रखिएगा आप, जो मून का ग्रेविटी है वो 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ है। ग्रेविटी ऑफ अर्थ को हम जी से अगर डिनोट करते हैं तो ग्रेविटी ऑफ मून क्या आएगा, g/6, याद रखना। मून का मास कम होने से उसका ग्रेविटी कम होता है, तो ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ है। तो यहाँ पर दो ग्रेविटी है, कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से मैं ई और एम सफिक्स से डिनोट कर रहा हूँ। जो भी एम सफिक्स के पैरामीटर है वो मून के हैं, और जो भी ई सफिक्स के पैरामीटर है वो अर्थ के। तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 5 kg दिया था। मास ऑफ अर्थ मतलब सॉरी, मास ऑन अर्थ उस ऑब्जेक्ट का कितना दिया था, 5 kg, और वेट ऑन अर्थ उस ऑब्जेक्ट का 49 न्यूटन दिया था। तो हमें मास ऑन मून एंड वेट ऑन मून निकालना है, तो ये था हमारा टू फाइंड। और जी एम इज इक्वल टू GE/6 दिया है उन्होंने। तो जैसे हमें एक डेटा तो पता ही है कि एज वी नो मास इज रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, दैट्स वाई मास ऑन अर्थ इज सेम एज दैट ऑफ मास ऑन मून। सो दैट्स वाई एम ई इज इक्वल टू MM इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू 5 kg। तो दोनों तरफ मास सेम रहेगा, इस कारण जो मास अर्थ पर रहेगा उस ऑब्जेक्ट का, वही मास उसका एग्जैक्टली आएगा मून पर, क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, इसके बाद वेट यहाँ पर देखते हैं हम। तो वेट ऑन अर्थ इज मास इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ रहेगा, और इसका वैल्यू 49 उन्होंने दिया है, तो इसे इक्वेशन 1 दे दो आप, इसे एज इट इज़ रखो। अब हमें क्या निकालना है, वेट ऑन मून, सेकंड टू फाइंड निकालना है हमें। तो वेट ऑन मून किसका प्रोडक्ट होगा, ये अबव इक्वेशन का हिंट लो। तो मास इंटू ग्रेविटी ऑफ मून रहेगा। अगर हम अर्थ पर वेट निकालते हैं तो ग्रेविटी अर्थ की लेनी पड़ती है, और वेट अगर हम मून पर ले रहे हैं तो ग्रेविटी भी मून का लेना पड़ेगा, लेकिन मून का ग्रेविटी उन्होंने पहले ही बताया GE/6 है। ओके, तो ये m इंटू जी, ये जो प्रोडक्ट है इसकी जगह क्या मैं 49 पुट कर सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो इसकी जगह मैंने 49 पुट कर दिया। 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ रहेगा, और वेट ऑन अर्थ का वैल्यू कितना है 49। इस m इंटू जी को मैंने रिप्लेस किया WE से, ये इक्वेशन याद रखिएगा, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। तो ये 1/6 इंटू 49 आ गया। इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 8.16666, नॉन रिकरिंग है। 8.17 लिखा तो भी चलता है, 8.1667 ऐसा लिखा तो भी चलता है, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट तक जाना, बस इतना जाओगे तो भी आंसर सही आएगा। बस यही क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द रेडियस ऑफ अ प्लानट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लानट बी। इफ द मास ऑफ ए इज ma, then what must be the mass of b, so that the value of g on b is half that of its value on a। ठीक है, तो क्या बताया, जस्ट गिवन डेटा को हम लिखते हैं प्रॉपर फॉर्म में। रेडियस ऑफ प्लानट ए इज, उसे हम डिनोट करें आर ए से, इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लानट बी। तो रेडियस ऑफ प्लानट ए मतलब आर ए क्या है, उन्होंने बताया रेडियस ऑफ प्लानट बी के हाफ है। तो आर ए इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, RB/2। तो इस क्वेश्चन में गिवन डेटा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आ गया ना तो आगे का क्वेश्चन बहुत ईजी है। ओके, इसके बाद आगे उन्होंने क्या कहा है कि मास अगर ए का m है तो मास ऑफ बी निकालना है, मतलब हमें एम बी निकालना है। एम बी मास ऑफ बी वी हैव टू फाइंड इन दिस कंडीशन। ओके, और आगे क्या दिया उन्होंने, जी ऑन बी मतलब ग्रेविटी स्मॉल जी का वैल्यू बी पर, बी प्लैनेट पर हाफ है इट्स वैल्यू ऑन ए। तो जी बी इज इक्वल टू क्या दिया उन्होंने, GA/2। ओके, तो ऐसा ही गिवन डेटा दिया है, तो इसको रीअरेंज करके क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, GA इज इक्वल टू 2GB। ओके, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया,
और सिमिलरली हम आर बी का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 2RA। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जस्ट हम ये 2 को नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आर बी का वैल्यू मिलेगा हमें 2RA और GA का वैल्यू मिलेगा हमें 2GB। ठीक है, तो अब देखो वी नो दैट, पता हो या ना हो तभी भी ऐसा लिखना पड़ता है। ओके, ज़रूर लिखेगा, ऐसा प्रोसेस का पार्ट होता है। तो G इज इक्वल टू GM/R², ऐसा हमारा फॉर्मूला है स्मॉल g का। ठीक है, तो ग्रेविटी ऑफ A अगर हम लेते हैं तो मास भी A का रहेगा और रेडियस भी A का रहेगा। इस कारण GA इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कैपिटल G इंटू MA डिवाइड बाई R², इक्वेशन 1। लाइक दैट GB इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल G इंटू MB डिवाइड बाई RB²। समझ में आ रहा है ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, ये G का फॉर्मूला है अर्थ पर, लेकिन प्लैनेट A पर अगर ग्रेविटी निकालना हो हमें तो उसे मैं GA से डिनोट कर रहा हूँ और प्लैनेट B के इसको GB से। तो अगर हम ग्रेविटी अर्थ पर लेते तो मास भी अर्थ का होता है और रेडियस भी अर्थ की होती है। तो अगर मैं A प्लैनेट का ग्रेविटी मेजर कर रहा हूँ तो मास भी A प्लैनेट का रहेगा और ग्रेविटी भी रेडियस भी A प्लैनेट का रहेगा। ओके, लाइक दैट B प्लैनेट का लिया है। अब GB को मैं डिवाइड कर रहा हूँ GA से, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा तो GB/GA आएगा इज इक्वल टू, अब देखो GB का पूरा टर्म मैंने न्यूमरेटर में लिखा G इंटू MB डिवाइड बाई RB² और GMA डिवाइड बाई RA², एज इट इज़ लिखा। ये इक्वेशन, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है RB², तीसरा टर्म है G इंटू MA और फोर्थ टर्म है RA²। तो जब कभी भी ऐसे नंबर आ जाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ऐसे 4 नंबर अगर एक दूसरे को डिवीजन में हो तो एट दैट टाइम अगर हमें इन चारों का आंसर निकालना है तो हमेशा फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो फोर्थ टर्म के साथ और उसे न्यूमरेटर में लिखो। तो G इंटू MB इंटू RA², फर्स्ट टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया GMB को RA² के साथ, फर्स्ट को 4 के साथ और न्यूमरेटर में लिख दिया। ओके, और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करो थर्ड टर्म के साथ, तो GMA इंटू RB², तो कैपिटल G कट हुआ, ब्रैकेट में बचा MB/MA और ये RA/RB दोनों का स्क्वायर था तो इसमें होल स्क्वायर कर दिया। कुछ दिक्कत अब यहाँ तक। अब इसके बाद देखिएगा GA का वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करना है फ्रॉम द गिवन डेटा। तो GA का वैल्यू क्या है, 2GB, तो GB को मैं एज इट इज़ रखने वाला हूँ, सिर्फ GA का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 2GB। GB कट हुआ, नीचे बचा हाफ। ओके, अब देखो MB/MA एज इट इज़ रखो, उसका वैल्यू निकालना है हमें इंटू RA/, देखो अब RA/RB² था तो क्या मैं RB का वैल्यू लिख सकता हूँ 2RA, तो यहाँ पर मुझे RB को निकाल कर इसकी जगह 2RA पुट करना है। तो RA कट हुआ तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1/4। ओके, तो ये मिल गया हमें फाइनल आंसर। तो देखो अब MB हाफ इज इक्वल टू MB/MA इंटू 1/4 आ गया, तो ये 4 अब ऊपर चला जाएगा तो 4/2 मतलब ये कितना होने वाला है, 2। ओके, तो 2 इज इक्वल टू MB/MA होगा और MB इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2MA। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छे से समझ कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस पूरे चैप्टर का। ओके, तो क्या दिया है, जो मैंने आपको बताया था डी पार्ट है हमारे एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 का। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u, reaches a height h, before coming down show that the time taken to go up is same as that the time to come down। मतलब टाइम ऑफ एसेंट, नीचे से ऊपर जाने का टाइम ऑफ डिसेंट के साथ इक्वल होता है, यह हमें प्रूव करके बताना है। तो अब इसे प्रूव करने के लिए हम 2 कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन में ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जैसे आपको पता होगा ऑब्जेक्ट जब u वेलोसिटी से हम लॉन्च करते हैं और वो हाईएस्ट पॉइंट पर जब जाएगा तो एट दैट टाइम फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ओके, और नीचे से ऊपर जाने का जो टाइम होता है उसे हम TA से डिनोट करते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। ओके, और जो हाइट रहेगा उसे हम h से डिनोट कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे इस वजह से ग्रेविटी माइनस रहेगा। तो हमारा थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या आएगा इस केस में, आप v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh। ओके, s की जगह h भी ले सकते हो आप, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे देखिएगा तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 आएगा थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन में, तो 0² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh आएगा। कुछ दिक्कत अब यहाँ तक किसी को। अब ये माइनस 2gh उधर साइड जाकर प्लस हो जाएगा तो u² का वैल्यू मिलेगा हमें 2gh और u का वैल्यू क्या मिलने वाला है हमें, √2gh। ओके, तो अब देखो इसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिएगा। ओके, अगर देना चाहते हो तो आप, वरना याद रहेगा तो कुछ दिक्कत नहीं। और फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन अब हमें इसी केस में यूज़ करना है, v इज इक्वल टू u माइनस GTA। ठीक है, ऊपर जाने का टाइम इस वजह से TA से डिनोट कर रहे हैं हम, तो फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगा, u का वैल्यू हमें निकालना है, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा GTA। ठीक है, तो बताओ इस हिसाब से TA का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, TA इज इक्वल टू u/g आएगा।
और u का वैल्यू क्या आएगा √2gh जो हमने इस इक्वेशन से निकाला था। तो यही वैल्यू मैंने सिर्फ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब इसे इक्वेशन मैंने 1 दिया यहाँ पर। ओके, सो TA इज इक्वल टू u/g इज इक्वल टू √2gh/g। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 देना, दिस इज द टाइम ऑफ असेंट इन फर्स्ट केस। अब दूसरे केस में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी नीचे से ऊपर चला गया, अब वो ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर से नीचे आते वक्त अलॉन्ग द ग्रेविटी, इस कारण g का वैल्यू प्लस ले रहे हैं हम, h का वैल्यू h ही रहेगा। ओके, u का वैल्यू 0 रहेगा अब, क्योंकि पहले कंडीशन का जो फाइनल केस है अब वो दूसरे कंडीशन के लिए इनिशियल केस है, इस कारण यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u 0 रहेगा और फाइनल वेलोसिटी v कुछ ना कुछ रहने वाला है। ओके, और टाइम ऑफ रहेगा टाइम ऑफ डिसेंट, जिसे हम TD से डिनोट कर रहे हैं। तो ये सब डेटा हमें पुट करना है पहले थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन में, जैसे पिछली बार किया था। तो अब यहाँ पर क्या 0 है, u 0 है, इस कारण v² इज इक्वल टू 0² प्लस 2gh, g का वैल्यू प्लस लिया इस वजह से प्लस 2gh आ गया। तो v² का वैल्यू क्या मिला हमें 2gh। ओके, तो अब v का वैल्यू क्या मिलेगा अगर इसे सॉल्व करते तो हम √2gh, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है ये v है, ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया 2gh। अब इसे कुछ इक्वेशन देना है तो दे सकते हो आप। उसके बाद अब फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करना है, v इज इक्वल टू ut प्लस v इज इक्वल टू u प्लस at। तो a की जगह g आएगा प्लस g और t की जगह td आएगा, ठीक है। तो u का वैल्यू तो 0 है अब इस केस में, इस कारण v इज इक्वल टू gtd आ रहा है। तो td इज इक्वल टू क्या आएगा v/g। ओके, और फाइनल आंसर मिलेगा v का जो √2gh वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो √2gh/g। तो इक्वेशन 1 को कंपेयर करो इक्वेशन 2 के साथ, तो दोनों भी इक्वेशन सेम है। इससे हम क्या बता सकते हैं, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाते हैं। तो जितने भी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स थे, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल मैंने लिया है आपका। ओके, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि टॉपिक में कुछ रह गया है। अगर तभी भी आपको किसी पॉइंट में या बीट में दिक्कत है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और ज़रूर बताइएगा इस बीट में मुझे दिक्कत है, मैं ज़रूर उसके ऊपर कुछ आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है जो सबसे ज़्यादा वेटेज का है, याद रखिएगा। और ये टॉपिक है ना थोड़ा डीप कंसेप्ट का है, जो फर्स्ट लेसन में आपको दे दिया है साइंस है कि इसके आगे के जो लेसन आने वाले हैं बहुत ही ईजी है। ओके, और बहुत सारे जगह पर न्यूमेरिकल्स भी नहीं, बहुत कम न्यूमेरिकल है भी। तो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल अगर पूरे साइंस के चैप्टर में कहीं है तो वह इसी चैप्टर में जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इसके आगे के कोई भी चैप्टर में इतने सारे न्यूमेरिकल्स नहीं है। ओके, तो जस्ट इस टॉपिक को चैलेंज के तौर पर आप एक्सेप्ट करो, बाकी के टॉपिक पूरे के पूरे आपके हाथ में रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम डेफिनेटली नया चैप्टर अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये जो टॉपिक हुआ है उसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और ये जो एक्सरसाइज है इसका स्टेट बोर्ड का, तो ये एक्सरसाइज बिना देखे आपको पूरा का पूरा लिखते आना चाहिए। उस लेवल तक अगर आप चले गए तो समझ लेना ये टॉपिक में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बिना देखे बोल रहा हूँ मैं, एक भी हिंट नहीं लेना है आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते हो, पूरा का पूरा आपको एक्सरसाइज बिना रुक के लिखना है। तो इस लेवल तक अगर आप चले गए तो इस टॉपिक में आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज जो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको उसको आपको रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है, याद रखिएगा। इस हिसाब से प्रयास कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली ये टॉपिक में अच्छा सा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अच्छे से शॉर्ट नोट्स निकालिएगा आप। ओके, और इस टॉपिक को अभी के अभी परफेक्ट करके रख दीजिएगा। जब एग्ज़ाम आएगा इस टॉपिक के ऊपर तभी आपको इसे देखने की ज़रूरत आनी चाहिए, इस हिसाब से इस टॉपिक को करके रखना। ओके, तो अगले लेक्चर हम न्यू टॉपिक लेते हैं। और ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद एक्सरसाइज भी आपने पूरा सॉल्व कर दिया और तभी भी अगर किसी का पेट नहीं भरा है, ओके, किसी स्टूडेंट को लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत कम हो गए, मुझे और क्वेश्चन चाहिए इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिएगा। मैं आपको और कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और भी कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट इस टॉपिक का बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है, अगर आप वो एक्सेप्ट करते हो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।